ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी लेके पढ़े और आप उसी में महारत हासिल हुआ और आप उस सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते जिसको आप सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट एमआईटी वगैरह में आप जाएँगे तो वहाँ पर इक्वली इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज़ भी है। ये जो कॉन्सेप्ट था 100 साल पुराना कि मेरे पास 1 डिग्री है तो इतना तनख्वाह, 2 डिग्री है इतना तनख्वाह, ऐसा मेरे को जॉब मिलेगा ऐसा, तो वो वाला नहीं है। मैं देश का नाम नहीं करना चाहता हूँ कि इंडियंस में वो एक एजिलिटी है, एक रेज़िलियंस है। आप मान लीजिए मैंने देखा है कि इंडियंस का एक वो होता है ना कि हम लोग एक तो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाकू होते हैं, पीएचडी करने गए तो आप प्रोजेक्ट मोड में कर रहे हैं, तो आप आपके सुपरवाइज़र के प्रोजेक्ट स्टाफ, आपका बचपन से ये है कि मैं डॉक्टर बनूँगा या फिर मेरे को बायोलॉजिस्ट बनना है, बायोकेमिस्ट बनना है, मेरे को कैंसर का दवाई बनाना है। आप बनिए, आपके लिए पूरा रास्ता है, मगर सबको वही रास्ते में आपको जाना है ऐसा तो नहीं है। ये सब दीज़ आर ऑल साइंस कि आपका यूनिवर्सिटी जो क्लासरूम एजुकेशन है वो जाना है। मुझे लगता है कि आगे चल के डिज़ाइन इट विल बी जस्ट लाइक इंजीनियरिंग। तो अगर डिज़ाइनर को ये पता नहीं है कि कौन से आपके ग्राहक हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, तो ये आपको बहुत कॉन्शियसली केयरफुली आपको ये सब जानना है। आईआईटी का जो सोच है, मतलब आईआईटी नॉट ओनली आईआईटी कानपुर, जो आईआईटी का जो सोच है ये इसका मेन इंस्पिरेशन है एमआईटी। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज को जो हमारा एपिसोड है बहुत ही खास है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर रित्विज आईआईटी कानपुर से। एक ऐसे प्रोफेसर जो ह्यूमैनिटीज़, डिज़ाइन और रिसर्च को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। फुल ब्राइट नेहरू फेलो होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्पायर भी किया है। डॉक्टर रित्विज, वेलकम ऑन एयर सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके एंड इट इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ यू टू हैव अ डायलॉग एंड दैट इज़ आई थिंक विल बी वेरी प्रोडक्टिव। एनी टाइम सर। सर, ज़्यादातर लोग आईआईटी को कोडिंग और इंजीनियरिंग से जोड़कर देखते हैं, बट आईआईटी कानपुर में ये एक डिज़ाइन प्रोग्राम क्या है कि एक मतलब इंजीनियर को ह्यूमैनिटीज़ एंड डिज़ाइन प्रोग्राम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे आईआईटी का जो सोच है, मतलब आईआईटी नॉट ओनली आईआईटी कानपुर, जो आईआईटी का जो सोच है ये इसका मेन इंस्पिरेशन है एमआईटी। जो अमेरिका में जो एमआईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी दुनिया में टॉप 10 में है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो वहीं से ये जो इंस्पिरेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट जो आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वाला है। एंड देन हमारा जो आईआईटी है, दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज एक्चुअली इट वाज अ जॉइंट इंडो अमेरिकन प्रोजेक्ट। सो जैसे पहले के जो 5 आईआईटी हम लोग अगर पकड़ ले, तो पहला आईआईटी बना है आईआईटी ऑफ द ईस्ट। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट था, तो ईस्ट वाज आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद सेकंड बना आईआईटी बॉम्बे, तो उस वो बना यूएसएसआर ने, रशिया ने तभी। एंड देन द थर्ड वन इज़ दिस वन विच इज़ एक्चुअली आईआईटी ऑफ द नॉर्थ। तो ये बनने वाला था लखनऊ में, तो उसके बाद यहाँ पर किसी कारणवश, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर बन गया। एंड दैट टाइम कानपुर वाज आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एशिया, ये सब बोला जाता था। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कुछ। इंडस्ट्री मतलब का रिलेशन बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको बनाया गया और कंसोर्टियम ऑफ 9 अमेरिकन जो प्रीमियर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बार्कले, फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एआईआईटी को बनाने के लिए। तो पहले 10 साल तो वहीं से आपके लाइब्रेरियन, प्रोफेसर्स वगैरह सब अमेरिकन्स थे। तो वो यहाँ पर आके इनको यहाँ पर बनाना, ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह डेवलप किया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसको तभी दैट टाइम ऑल्सो वी यूज़ टू हैव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ना, तभी जब ये 1950s के दशक में तो तभी इंडिया में तो तभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, बहुत सारे हैं, रुड़की में भी और बंगाल में भी और भी बहुत जगह में थे। मगर जो फंडामेंटल डिफरेंस था वो बहुत पीछे था। मतलब जो कॉन्सेप्ट में वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए थे वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। और उनके जो सिलेबस, करिकुलम वगैरह वो पुराने। तो दुनिया जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत चेंज हुआ, तो ये भी तो बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ही, मतलब ये नया जो इंडिया 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आगे का जो कॉन्सेप्ट है, तो जवाहरलाल नेहरू वो चाहते थे कि हम लोग एकदम वर्ल्ड क्लास कोई इंस्टीट्यूट बनाए। कि अपग्रेड करें इंडिया को अच्छे से। हाँ, और उसमें जैसे आप सोसाइटी को या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ जैसे सिविलाइजेशन या फिर हिस्ट्री, ये सब को
छोड़ के आप इंजीनियरिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी आप बना नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी लेके पढ़े और आप उसी में महारत हासिल हुआ और आप उस सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते जिसको आप सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट MIT वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज़ भी है, वहाँ पर आर्ट एंड डिज़ाइन भी है, वो एक डिपार्टमेंट है वो। और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर वेरी वेल नोन आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स दे आते हैं। The concept is that engineers who are actually coming to IIT Kanpur, they will have a very holistic idea of education. सिर्फ आप इंजीनियरिंग लेके नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आप साइंस नहीं पढ़ रहे, उसके साथ साथ आपको ह्यूमैनिटीज़ भी चाहिए। तो पहले जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट शुरू हुआ उसमें आपके मतलब कुछ 3 डिपार्टमेंट थे। उसके बाद धीरे धीरे फाइन आर्ट भी आ गया। तो फाइन आर्ट 1970s के दशक से हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के 6 डिपार्टमेंट हो गए। तो इंग्लिश, फाइन आर्ट, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 डिसिप्लिन रहा। तो इकोनॉमिक्स बहुत पॉपुलर रहा और इकोनॉमिक्स 2018 में हमारे से मतलब सेपरेट होके एक अलग डिपार्टमेंट बन गया। तो वहाँ पर वो लोग BSc, MSc, PhD, पोस्ट डॉक वगैरह सब देते हैं इकोनॉमिक्स में। पहले वो भी हमारा हिस्सा था। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट था, तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से मान लीजिए IIT में पढ़ने आ रहे हैं तो उनको ग्रेजुएशन के टाइम तक मतलब बीटेक स्टूडेंट्स को आपको 4 से 5 आपको HSS कोर्स करना पड़ता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट को HSS बोला जाता है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो वो उसमें से उनको एक अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अलग एक दुनिया को एक्सप्लोर करें, जो जिसमें आप सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं, जिसके आप आर्ट्स के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए थिएटर भी पढ़ाया जाता है, फिल्म स्टडीज़ भी पढ़ाया जाता है, विजुअल आर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक कंप्लीट एजुकेशन देने। मतलब आपको इंटरनेशनल एजुकेशन मिल रही है वहाँ पे। हाँ, एकदम। आप कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएँगे, कोई भी आप कैलटेक में भी जाइए या फिर बार्कले में भी जाइए या फिर कोई भी आप जो म्यूनिख टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख वहाँ पर भी जाइए। सब जगह में ये आर्ट्स कोर्सेज़ वो कुछ और नाम से बोलते थे, आर्ट्स कोर्स या फिर डिज़ाइन कोर्स वगैरह। ये दीज़ आर अपॉर्च्युनिटीज़ वेयर यू कैन फाइंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो यू आर नॉट वेरी सैचुरेटेड। जैसे इसी में आप बोर हो रहे हैं, सेम चीज़ आप पढ़ाया जा रहा है, सेम चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट, और मैं उस दिन मैं आपसे बात कर रहा था कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है, अभी इंजीनियर ग्रेजुएट, वो तो मान लीजिए अगर वो गया है स्कैंडिनेविया, तो स्कैंडिनेविया के सोसाइटी में जाकर वो बीटेक उसने करके वो वापस आ गया इंडिया में। अभी स्कैंडिनेविया एज ए सोसाइटी में भी टेक्नोलॉजी वाइज सेम, हाँ, मे बी उनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। हम लोग जाके स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे में जाके वहाँ पर जाके कुछ मैंने कोर्स किया, बीटेक या एमटेक करके मैं वापस आ गया। मगर मुझे फंडामेंटल डिफरेंस पता नहीं है कि उनके सोसाइटी के हिसाब से उनका जो करिकुलम है ये डेवलप किया जाता है। मान लीजिए उनका जो टेक्नोलॉजी या फिर उनका जो सिलेबस है, उनका जो जैसे पेडागॉजी है, सब कुछ है उनके सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज देयर सोसाइटी, राइट। सो देयर सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर सोसाइटी। नॉट ओनली सोसाइटी, देयर इज अ क्लाइमेट ऑल्सो, देयर इज वेदर ऑल्सो, सो ऑल दिस थिंग इज वेरी डिफरेंट। तो उनके जो मान लीजिए जो उनका जो क्लाइमेट है, उनका जो रोड्स है, ये सब जो है वो सब हमसे कई गुना अलग है। और वहाँ पर पॉपुलेशन भी अलग है। आप वहाँ से पढ़ के आ गए, टेक्नोलॉजी आपका ज्ञान है, मगर आप हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और इन यहाँ के हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जिनको आपको सर्व करना है उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप कहीं पे आप इनकम्प्लीट है। तो ये वाला जो हिस्सा है जो IIT को एक अलग मतलब पहचान देता है। तो सारे जितने भी IIT है, खास करके जो पुराने IITs है, उसमें ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। सब में HSS डिपार्टमेंट है और सब में जो 4-5 जो डिसिप्लिन्स हैं, सब डिसिप्लिन, जैसे फिलोसॉफी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सब है। तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है और कोर्सेज अवेलेबल है। और जैसे अलग अलग टाइप के, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंडियन लिटरेचर उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें एक अलग डायमेंशन से, आप सिर्फ इंजीनियर नहीं बन रहे, तो आप सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में ये सब सुन रहे हैं। तो आपका एक जो जर्नी है फुलफिलिंग है, एक कंप्लीट जर्नी है। तो मतलब आपको ह्यूमैनिटीज़ जानने के लिए आपको पूरा सर्किल उसको समझना पड़ेगा ह्यूमैनिटी का। हम लोग तो मतलब जैसे मान लीजिए इस सेमेस्टर में मैं तो UG कोर्स का कन्वेनर हूँ, तो डिपार्टमेंट में अलॉट करता हूँ। तो इस बार 22 कोर्स है,
तो 22 कोर्स 22 कोर्स है ओनली फॉर यूजी। तो यूजी के लिए 22 कोर्स है। तो हर मान लीजिए 2,500 बच्चे इनको करना है। तो कुछ कुछ कोर्स हैं जो स्टूडेंट्स बहुत सराहते हैं, मान लीजिए आर्ट के कोर्स, मतलब फिल्म स्टडी वगैरह, ये बहुत हाई प्रायोरिटी है। तो उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वो लेना चाहते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है वैसे कोर्स करने। और बहुतों का ये एक आइडिया रहता है कि बाद में वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर वो वीडियो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर ब्लॉगर बनना चाहते हैं, मतलब एज ए पैशन। तो उसमें उनको बहुत कुछ वो सीख पाते हैं जो, या फिर उनको राइटर बनना है मान लीजिए, हमें से बहुत अच्छा ये जो चेतन भगत है मान लीजिए, वो भी आईआईटी से पढ़े हैं। तो वो भी ये सब जो कोर्स वगैरह किया, हमारे यहाँ पर अभी आए थे राहुल राम, तो वो भी आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं। तो इनका मानना है, मैं बहुत लोगों से ऐसे बात किया है, तो दे एक्चुअली क्रेडिट ह्यूमैनिटीज कोर्सेज कि उनका जो दृष्टिभंग जो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो पूरा चेंज हो गया इसके लेने के बाद। क्योंकि वो मान लीजिए स्कूल से आ रहे हैं, और स्कूल में क्योंकि आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसमें सिर्फ वो 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा वो करते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और उसमें बाकी के जो करंट अफेयर्स है, बाकी की जो सोसाइटी के बारे में, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स भी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, फिक्शन नॉन फिक्शन बहुत लोग हैं जो से, मतलब आपको जितना सिलेबस में है, वही आप पढ़ रहे हैं। मतलब बुक्स मतलब आउटसाइड नॉलेज, जो आउट ऑफ सिलेबस जो बुक्स हैं, मान लीजिए जो जनरल इंटरेस्ट जीके वगैरह कुछ नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं। न्यूज़पेपर भी रीड नहीं करते हैं, तो वो उनके लिए तो अलग ही है। तो ये पैशन बहुत बार डेवलप होता है। तो हम लोग मान लीजिए 22 जो कोर्स होते हैं, तो उसमें 3-4 कोर्स होंगे आर्ट के, अलग अलग कोर्स होते हैं। जैसे उसमें अमेरिकन पोइट्री भी कोर्स है, उसके उसमें अमेरिकन या फिर इंडियन थिएटर के ऊपर भी कोर्स हैं, फिर इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी कोर्स हैं, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर भी कोर्स हैं। तो हर तरह के कोर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लॉटरी करते हैं। जैसे 2,500 बच्चे अगर आ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हर कोर्स में मान लीजिए एटलीस्ट 100 स्टूडेंट अलॉट हो जाए। 100, 110 ऐसे करके बच्चे अगर अलॉट हो जाए तो सबको, तो वो हिसाब से फॉर्म फिल अप करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। तो हम लोग अलॉट करते हैं, ये ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट। तो हर सेमेस्टर में उस हिसाब से करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत बच्चे आते हैं जो, जिनको मान लीजिए एक कोर्स मिला है और वो दूसरा कोर्स करना चाहते हैं। कभी कभी एडिशनल कोर्स भी ले लेते हैं, 2 कोर्स ले लेते हैं ईचएसएस के एक सेमेस्टर में। वो थोड़ा हेवी हो जाता है। कभी कभी वो एक छोड़ के दूसरे भी कोर्स ले लेते हैं जो पॉपुलर कोर्स होता है, या फिर उनके हिसाब से, मतलब जैसे इंटरेस्ट के हिसाब से इंक्लिनेशन है। बहुत लोग हैं जो फिलोसॉफी पढ़ना चाहते हैं, हम लोग फिलोसॉफी में माइनर भी देते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में माइनर देते हैं, फिलोसॉफी में माइनर देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे सिविल इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे हैं, तो वो इसमें फिलोसॉफी में या फिर इंग्लिश में माइनर कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट में भी होगा। तो इट विल ऑल्सो गिव देम लॉट ऑफ सपोर्ट इफ दे आर एक्चुअली चूजिंग अ करियर, मतलब डिफरेंट करियर। जैसे मान लीजिए यूपीएससी के लिए, या फिर आगे चल के वो राइटर बनना चाहते हैं, या फिर आगे आगे चल के वो फिल्म लेके पढ़ना चाहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर एक बच्चा यूपी बोर्ड का मतलब आया है जेई क्रैक करके आईआईटी के अंदर, मे बी उसकी फैमिली में किसी ने अब तक इंग्लिश ना बोला हो, वो ट्राई कर रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, तो क्या आईआईटी के अंदर सारे सब्जेक्ट एंजॉय करता है कि कुछ सब्जेक्ट को वो मतलब कोर्स जो है वो इसको साइड भी करता है कि इसमें मतलब पासिंग मार्क्स ही मिल जाए ठीक है मतलब? हाँ, ऐसा है, ये रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे आते हैं यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, जो उनके लिए इंग्लिश प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पर रेमीडियल इंग्लिश क्लासेस भी है, और भी बहुत तरह का मतलब जैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्लासेस वगैरह है, जिसमें वो अपने आप को मतलब तैयार कर सके। और इसके बावजूद भी ऐसे कोर्स हैं जिसमें इसलिए मैं बोला कि आर्ट के कोर्स हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स के कोर्स हैं, जिसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे कोर्स हैं, एचएसएम पहले थे, वैसे भी है। तो कुछ कुछ कोर्स हैं जिसमें उनके, अगर इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी वो अच्छा नंबर। सर्वाइव कर सकता है मतलब उसमें, मतलब उनके पास ऑप्शन है कि आप जो चूज़ कर सकते हो उसमें करिए आप। हाँ। सर आज चैट जीपीटी आई के आने से हर कोई अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर समझ रहा है, बट आज एआई का जो दौर चल रहा है उसमें सर एक ह्यूमन ग्राफिक्स कैसे अपनी वैल्यू बचाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। मतलब मैं यही बोल सकता हूँ, टाइम विल टेल, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब एक तो है चैट जीपीटी, वो तो आपको कमांड्स देना है, ये सब देना है, फिर एआई है, उस हिसाब से आप कुछ हद तक जा सकते हैं। मगर आपके जो खुद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। कौन चला रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, एंड ऑफ द डे दीज आर टूल्स। ये सब टूल्स हैं। जैसे मैं ब्रश पेंट्स में अगर कर रहा हूँ, तो
एआई भी टूल ही है एक हम्म, तरह से। तो उसको अगर मैं कर रहा हूँ तो पूरी तरह से उनके ऊपर अगर छोड़ दिया, तो मान लीजिए एक दूसरा बंदा भी कर रहा है ना सेम कमांड्स देके, तो दोनों का तो सेम हो जाएगा ना। हम्म, कि कोई एक लड़का कर रहा है मेरे बाजू वाले कमरे में, उसको भी सेम सिचुएशन के लिए कुछ हम्म, बनाना है, फिल्म बनाना है या फिर डिज़ाइन बनाना है, मैं भी बैठ के और सेम एआई सेम यूज़ कर सेम रहा, तो दोनों का तो सेम हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर डिज़ाइनर का क्या वजूद रहा, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो उस हिसाब से उसको भी अपना कुछ चाहिए, जो कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब है वो क्लियर होना चाहिए, किन के लिए कर रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इसीलिए सोसाइटी और कल्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो अभी अभी शायद एक वो मोटोरोला का एक एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें बहुत थिन ऐसे दिखा रहे थे कि दो फिंगर ऐसे थे ना, वो न्यूज़पेपर में भी आया, जो इनका जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वेरी थिन, तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो देयर इज़ ओनली वन हैंड, तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये इट्स एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट ना, उसको दिखा रहे हैं और बीच में से एक मतलब जैसे बहुत पतला एक मोबाइल फ़ोन टाइप है। तो शायद मोटोरोला का मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा कंपनी हो। तो मगर उसको लेके बहुत चर्चा हुआ था, क्योंकि जिन्होंने डिज़ाइन किया था, अभी वो कुछ कंट्रीज़ में ये जो हैंड जेस्चर है, इट इज़ एक्चुअली स्लैंग। स्लैंग इट इज़ एक्चुअली मतलब उनके लिए इट इज़ अ बैड काइंड ऑफ सिग्नल, ठीक है ना? जैसे कोरिया, तो कोरिया में वो वाला पूरा चेंज किया। चेंज किया उन्होंने हाँ, उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट है, तो वो वाला डिज़ाइन है, क्योंकि जो डिज़ाइन अमेरिका से बन के आया है, जापान से बन के आया है, तो उनके सोसाइटी के लिए ठीक है। मगर ये सेम प्रोडक्ट अगर आप दूसरे सोसाइटी में कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग है। तो अगर डिज़ाइनर को ये पता नहीं है कि कौन से आपके ग्राहक है, उनको क्या अच्छा लगता है, तो ये आपको बहुत कॉन्शियसली, केयरफुली आपको ये सब जानना है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे टैबू हैं। एक मैं और एक सीन मैं बताना चाहता हूँ, तो बता सकते हैं यूट्यूब में, जैसे हैरी पॉटर, हाँ हाँ इज अ फेमस मूवी बहुत फेमस मूवी। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें एक सीक्वेंस है लास्ट में, शायद उसमें शायद इसमें इनका हैलोवीन का एक सीक्वेंस था, आपने देखा होगा मूवी। तो उसमें सब लोग बैठ के वो हॉगवर्ट्स स्कूल में सब लोग डिनर कर रहे हैं, तो उसमें पम्पकिन वगैरह ये सब है, पम्पकिन हेड और ये सब लैंटर्न्स है उसमें। तो उसमें जो सीन है, ऐसे ऐसे कैमरा पैन हो रहा है, बहुत लंबा टेबल है, सब लोग बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, बहुत तरह का खाना है, चिकन है, ये सब है, बहुत सारे केक्स वगैरह ये सब है। ऑप्शन उनके पास उसमें बीच में एक सीन था जिसमें रोस्टेड पिग था, रोस्टेड पिग पिग, तो वो बहुत कॉमन है। तो उसमें वो जो पिग है, पूरा होल पिग है, रोस्टेड है, उसके मुंह में एप्पल पकड़ा हुआ था, एप्पल। तो वो बहुत कॉमन है, मतलब यूरोप में इट इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, होल पिग, और ये सदियों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है। मगर वो वाला जो सीन है, जब इंडिया में रिलीज हुआ था, इंडिया और साउथ एशिया में, उसको काट दिया गया। अच्छा हाँ, क्योंकि वो दिखाने से सोसाइटी की सेंसर बोर्ड में इशू है मतलब सोसाइटी सेंसर बोर्ड ने शायद नहीं किया, मगर मूवी वालों ने खुद ने कर दिया, क्योंकि जिन लोगों को दिखाया है ना, जो 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 लोग जाएंगे, उनका हो सकता है कि उनका, ईगो प्रॉब्लम आ जाए हाँ, सोसाइटी प्रॉब्लम आ जाए टैबू है ना, तो उस हिसाब से। तो ये है, ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं। तो ये सेम मूवी अगर आप नेटफ्लिक्स में वगैरह ये सब में देखेंगे, तो उसमें पूरा है वो सीन, या फिर ऑनलाइन में कहीं और वेबसाइट में देखेंगे, तो दिस इज सोसाइटी प्रॉब्लम। तो जो डिज़ाइनर है या फिर आर्टिस्ट है, उसको ये सब चीज़ें भी सोचना है, अगर वो चाहते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो इसके लिए कॉन्शियसनेस ज़रूर। अगर आप इंटरनेशनल वर्क कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन रखने पड़ेंगे एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी। सर इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपना मतलब कैरियर ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स में बनाए तो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए उसके पास क्या ऑप्शन रहेंगे कैरियर को लेकर बहुत ऑप्शन है अभी। तो मान लीजिए ये अभी धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है डिज़ाइन एज ए वेरी कम्पिटिटिव फील्ड। तो मुझे लगता है कि आगे चल के डिज़ाइन इट विल बी जस्ट लाइक इंजीनियरिंग। अभी बहुत सारे बच्चे आते हैं रेगुलर, जो 5 साल पहले भी नहीं था। सो देर इज़ वन एग्ज़ाम दैट इज़ कॉल्ड सीड, CEED, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइनर्स। सो वो इट इज़ अ नेशनल एग्जामिनेशन, जैसे जेई है, तो जेई वही कराती हैं सेम। एंड वो आईआईटी बॉम्बे में होता है उसका जो ये। तो आईआईटी बॉम्बे इज़ द ओल्डेस्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, तो उसको आप अगर क्रैक कर पाए, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम जस्ट लाइक जेई। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा आईआईटी में बीटेस करना। आईटी में ही हाँ, तो
बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, पुराने और नए आईआईटीज़ हैं जिसमें बीडीएस प्रोग्राम चालू होगा। आईआईटी कानपुर में हो जाएगा शायद 1-2 साल में। हमारे में अभी डिपार्टमेंट बन गया है 2022 से पूरा पहले आईडीपी था, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। तो अभी फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बन गया है। तो हम लोग अभी के लिए एमडिएस और पीएचडी दे रहे हैं। एमडिएस 20 साल से ऊपर हो गया हम लोग एमडिएस दे रहे हैं। पीएचडी भी चालू है 10-15 साल से। तो अभी हम लोग बीडीएस चालू करेंगे शायद 1-2 साल में। पुराने आईआईटी जैसे आईआईटी मान लीजिए बॉम्बे, उनका जो आईडीसी है सबसे पुराना 1970 से वहाँ पर डिज़ाइन है और वो भी बीडेज है। उसमें आपको आईआईटी गुवाहाटी है, वहाँ पर बीडेज है। आईआईटी हैदराबाद है, बीडेज है। आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली में तो बीडेज के अलावा बीटेक भी है, बीटेक इन डिज़ाइन ऑल्सो। तो देर आर 2 डिग्री ऑप्शंस। तो ये सब जेई से भी बच्चे लेते हैं और आप सीड अगर क्रैक कर रहे हैं तो तो डायरेक्ट भी आ सकते और सीड और यू सीड, सॉरी सीड होता है जैसे सीड इज इक्विवेलेंट टू गेट। सीड इज फॉर एम टेक एमडेस। हाँ हाँ और इनके लिए बीडेस के लिए यू सीड है जो अंडरग्रेड जो सीड है। तो उसमें आप डायरेक्ट एंट्री हो सकता है आईआईटी में, कोई भी आईआईटी। आईआईटी के बाद भी आपको और भी बहुत सारे जगह में जहाँ पर बीडेस ऑफर होता है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे मान लीजिए निफ्ट है, निफ्ट का भी बहुत सारा, मतलब नेशनली। हाँ, और बहुत अभी बहुत मतलब अभी सराहा जा रहा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर एनआईडी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सरकारी जैसे कला भवन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बीएचयू में भी आप डिज़ाइन पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी मतलब ऑप्शन है उनके पास, बच्चों के पास। बहुत ऑप्शन है। और उसका ये एप्लीकेबल मतलब जैसे एप्लीकेशन बेस्ड है, सॉरी। तो एप्लीकेशन बेस्ड मतलब आपको जॉब मिलेगा, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। मान लीजिए एक आपने बीटेक हायर किया, वो आईआईटी का ग्रेजुएट है, कोई मान लीजिए गूगल हो, आईबीएम हो, कुछ भी उन्होंने हायर किया, तो उसके लिए अलग वो इंजीनियरिंग वो जानता है और इंजीनियरिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकता है। और उसके साथ साथ उसको उनको एक अलग से डिज़ाइनर हायर करना पड़ता था। हाँ हाँ मान लीजिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर या फिर क्रिएटिव हेड। क्रिएटिव हेड ये सब। अभी आपको बीडेज में दोनों मिल रहा है। डिज़ाइन इज एक्चुअली विच इज ब्रिजिंग 3 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। जो कन्वेंशनल डिसिप्लिन्स थे तो 3 अलग अलग डिसिप्लिन्स को एक साथ उनको मर्ज कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो पहला इंजीनियरिंग, दूसरा है आपके आर्किटेक्चर, और तीसरा है आर्ट्स। आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ भी है कुछ हद तक, और ड्राइंग पेंटिंग वगैरह ये सब है। इन तीनों का मिलाव है एक डिज़ाइन कोर्स। तो आईआईटी वाला डिज़ाइन कोर्स है, उसमें आप सीख पाएंगे, मान लीजिए आप अलग अलग स्ट्रीम्स हैं तो उसमें एनिमेशन भी है। आप जैसे आप लेना चाहें जो फिल्म स्टडी एनिमेशन भी रहेगा। उसके पास पास प्रोडक्ट डिज़ाइन भी है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन भी है। मान लीजिए आपको कार डिज़ाइन ये सब भी आप बीडेस करके कर पाएंगे। और फिर जैसे मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट डिज़ाइन, मोबाइल फ़ोन कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ये सब आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर यूएक्स यूआई डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, इंटरेक्शन डिज़ाइन, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप ले पाएंगे और उसमें आपका बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स का। बट सेम वर्क ये सब एआई भी इस समय कर रहा है, तो क्या एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। ये धीरे धीरे ऐसा होगा कि एआई हम लोग उसको जैसे मतलब जैसे ये हुआ है ना कि जैसे 90 के दशक में जैसे इंटरनेट जब आया तो कंप्यूटर जैसे आया तो Y2K एक प्रॉब्लम था, तो सबका जॉब जाने वाला था। सब लोग हम सोच रहे थे कि Y2K Y2000 में दुनिया भर में तबाही हो जाएगा। उससे पहले मोबाइल फ़ोन तो बाद में आया। मोबाइल फ़ोन आने के टाइम में भी बहुत लोग ये सब शंका जताते थे कि अच्छा ये सबका जॉब ले लेगा, फिर कंप्यूटर सबका जॉब ले लेगा। वैसा नहीं हुआ। मतलब ह्यूमन बीइंग सिविलाइजेशन अडॉप्ट कर लेती बहुत जल्दी। हाँ, बहुत लोगों का जॉब जाएगा, जो लोग मतलब जैसे एक्सेसिव फोर्स है तो उनका ज़रूरत नहीं है। जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जो लोग अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ज़रूरी है। क्या आपको पता होना चाहिए कि आपको अपडेट टू अपग्रेड कब होना है? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेरे फादर इन लॉ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। दे आर माय फादर इज 81 ईयर ओल्ड, ही इज़ वेरी मच टेक सेवी, मोबाइल फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। मैं उतना नहीं हूँ। तो अभी जो ओल्डर जनरेशन है, बहुत लोग हैं, दे आर एक्चुअली बिकमिंग वेरी टेक सेवी। वो मोबाइल फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस करना, खाना मंगवाना, ये सब चीज़ें उनकी आम ज़िंदगी हो गई। तो जैसे जी पे वगैरह ये सब पे करना मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मगर वो लोग सब करते हैं। सब तरह का ट्रांजैक्शन, सब तरह का रूप। दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट दिस थिंग्स। हाँ, 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 वेरी मच। तो मतलब ये मतलब समझना मुश्किल है। मतलब हम लोग अगर ये समझें कि उम्र के हिसाब से टेक्नोलॉजी का सेंस आता है, ऐसा नहीं है। बच्चे भी बहुत टेक सेवी हो सकते हैं और बूढ़े भी। बहुत लोग टेक इंटरेस्ट के ऊपर है। इंटरेस्ट के ऊपर है एकदम। धीरे-धीरे ये आएगा कि हमारे एजुकेशन करिकुलम में आ जाएगा। जो हम लोग बात कर रहे थे कि एजुकेशन जो हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं,
कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट सर जैसे आज के टाइम पे डिग्री से ज़्यादा या स्किल्स को वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है, तो मतलब कि आगे के टाइम पे डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी? है। एब्सोल्युटली, मुझे ये लगता है, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म में जाके ये बात बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटीज एजुकेशन जिस तरह से हम लोग उसको देख रहे हैं, वो जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो ख़त्म। क्योंकि आप देखिए ना कि 10-15 साल पहले भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, मान लीजिए आपको एक बीमारी है, मान लीजिए निमोनिया, तो निमोनिया क्या है? आपको बस जानना है उसके बारे में, या फिर स्वाइन फ्लू क्या है? आप क्या करेंगे? कोई बायोलॉजिस्ट या फिर कोई पैथोलॉजिस्ट या फिर कोई डॉक्टर को आपने बात मैं तो अपने दोस्त को फ़ोन करता था कि अंकल जी है, कोई डॉक्टर है, उनको फ़ोन करता था कि ये क्या है? क्या दवा हो सकता है? ये पॉसिबल है कि नहीं? अभी आपके फिंगर टिप में है। वो आप स्मार्टफोन में आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप तुरंत कीजिए। सेम थिंग गोज़ फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन ना। तो इंफॉर्मेशन के लिए पहले जो सोर्स था, मान लीजिए आप 50 साल पीछे जाइए, तो मान लीजिए कोई भी चीज़ के बारे में आपको पढ़ाई करना है, आपको लाइब्रेरी जाना ही है। हाँ, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। अभी 100 में से शायद एक बंदा होगा जो लाइब्रेरी जाता नहीं सब है, फ़ोन पे स्टडी कर ले रहे हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये हमको क्या दर्शाता है? लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा पिलर है एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है ना? लाइब्रेरी, एग्ज़ाम, ऑल दीज़ आर अ पार्ट। हम लोग बस देखते हैं डिग्री, डिग्री का ये सब 4-5 पिलर है। एक पिलर है एजुकेशन, मतलब एग्ज़ाम, एक पिलर है लाइब्रेरी, ठीक है ना? एक पिलर है क्लास लेक्चर। ये धीरे-धीरे सब जाने वाला है। मान लीजिए आप क्लास नहीं जा पा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। हाँ, ऑनलाइन लीजिए। ठीक है ना? ऑनलाइन हमारे यहाँ पर आईआईटी में एनपीटेल का कोर्स हो रहा है, तो एनपीटेल का कोर्स करके लोग सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो हो रहा है ना। आपको मान लीजिए आपको इंस्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी पॉसिबल है। आपको किसी चीज़ में आपको महारत चाहिए, आप 1 महीना दीजिए, आपको मान लीजिए जियोपॉलिटिक्स में आपको कुछ जानना है, हाँ, आप हो सकते हैं एक्सपर्ट, ठीक है ना? वैसे कोर्सेज़ अवेलेबल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल है कि आपको मान लीजिए साउथ एशियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है ना? या फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है, या फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इसके ऊपर। तो ये सब चीज़ों के 1 महीने 2 महीने का कोर्स है, आपने वो कोर्स कर लिया, आपको डिग्री करने की ज़रूरत नहीं 4 साल का। क्या आपको उसी विषय में आपको डिग्री चाहिए, एक पेपर डिग्री, आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम पास कीजिए, कुछ नहीं, अब एक कोर्स कर लीजिए, आप बन जाएंगे उसमें जो नॉलेज नॉलेज है। तो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास नॉलेज आ जाएगी। ये सब दर्शाता है ना, ये सब दीज आर ऑल साइंस कि आपका यूनिवर्सिटी जो क्लासरूम एजुकेशन है वो जाने वाला है। तो धीरे धीरे हमारे में ऐसा आएगा कि हम लोग वो पेपर डिग्री के पीछे भागना छोड़ देंगे। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिनको बोलते हैं, यूरोप, यूके, यूएसए में सब जगह ये हो चुका है। वहाँ पर डिग्री का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहाँ पर जो, हाँ, जो स्पेशलाइज करना चाहते हैं, जिनको मान लीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, और उनको मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के मतलब प्रोफेसर बनना है स्ट्रीम, तो ज़रूर पढ़े उसके। मतलब हायर एजुकेशन के लिए आपको करना पड़ेगा। हाँ, आप उसमें मान लीजिए आपको कैंसर का तोड़ आपको ढूंढना है, आपका बचपन से ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या फिर मेरे को बायोलॉजिस्ट बनना है, बायोकेमिस्ट बनना है, मेरे को कैंसर का दवाई बनाना है, आप बनिए, आपके लिए पूरा रास्ता है। मगर सबको वही रास्ते में आपको जाना है ऐसा तो नहीं होगा। तो उस हिसाब से वेरी सिलेक्टिव हो जाएगा, स्किल बेस्ड धीरे धीरे हो रहा है। जो पहले ये कॉन्सेप्ट था, मैं अभी बात कर रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट था 100 साल पुराना, कि मेरे पास 1 डिग्री है तो इतना तनख्वाह, 2 डिग्री है इतना तनख्वाह, ऐसा मेरे को जॉब मिलेगा, ऐसा, तो वो वाला नहीं है। मान लीजिए जो आईआईटी से जो बच्चा अभी निकल रहा है, बीटेक वाले बच्चे, चाहे कोई भी आईआईटी में जाइए, 80 to 85% बच्चे हाई स्टडीज़ नहीं करते, उनका पढ़ाई बीटेक तक ही ख़त्म। अभी मगर उनको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, वो आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, और भी अलग अलग फॉरेन सेक्रेटरी बन रहे हैं। अभी जो मलेशिया के इंडियन जो एम्बेसडर है वो आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट है, और भी वो वहीं से है। तो उनमें है नहीं, क्योंकि उनका वो प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 से 15% हायर स्टडीज़ करते हैं, क्योंकि उनमें इच्छा है कि मैं आगे चल के साइंटिस्ट बनूं, या फिर मैं अध्यापक। या उनकी प्री प्लानिंग होती है पहले से। हाँ, जैसे मुझे नहीं, उनका बहुत क्लियर होता है कि मेरे को प्रोफेसर ही बनना है, ठीक है ना? मान लीजिए आप केमिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं, आपको आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आपको केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनना है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं इसके बाद एमटेक करूंगा, उसके बाद मैं पीएचडी, उसके बाद पोस्ट डॉक, फिर मैं जाके मैं कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगूँ, उसके बाद धीरे धीरे, तो वो पूरा क्लियर है उस हिसाब से। ये पुराना जो कॉन्सेप्ट जो बोल रहा था कि 1 डिग्री के मुकाबले 2 डिग्री, वो अभी बेकार है, वो वाला कॉन्सेप्ट। बहुत लोग समझते हैं अच्छा ठीक है, ये बीटेक है, अंडरग्रेड है, और मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बीए कर लिया, बीए इन हिंदी, मैं उसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, मगर ये आज के ज़माने में
ये है ना कि वो वाला कॉन्सेप्ट, कि बीए के बाद मैंने एमए भी हिंदी में कर लिया, हाँ। उसके बाद मैंने पीएचडी भी हिंदी में कर हम्म। लिया, फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, ये है ना। हाँ। तो इसमें सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट योर एजुकेशन प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए हिंदी के आप एक्सपर्ट बन गए एंड इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल। क्योंकि हम लोग देखते हैं मतलब डॉक्टर इंजीनियर, हाँ, उसके अलावा सोचते नहीं हैं कुछ भी। और जो बीटेक वाला बच्चा है वो आपसे मान लीजिए वो उसका बस अंडरग्रेड डिग्री है ना, उसको ज़रूरत नहीं है पीएचडी करने की, और पीएचडी करके वो बेकार बैठेगा। हाँ। क्योंकि जो इंडस्ट्री है पीएचडी ज़्यादातर लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बीटेक वाला बच्चा आए और वहाँ पर ज्वाइन करे, उसके बाद वो एक्यूमुलेट करे एक्सपीरियंस। जो आप देखिए जितने भी वर्ल्ड के जो नामचीन जिनको जानते हैं, सुंदर पिचाई थोड़ी पीएचडी किया है, नहीं। तो उस हिसाब से गए ना, वो भी आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, वो थोड़ी पीएचडी करके वहाँ पर गए, पीएचडी करके वो प्रोफेसर बनता है। बस प्रोफेसर बात। हाँ, वही है ना, आपके पास रिसर्चर या प्रोफेसर बनने, साइंटिस्ट बनने के अलावा और रास्ता नहीं रहता है। इंडस्ट्री में अभी इंडस्ट्री भी, क्योंकि आपके पास मान लीजिए आप पीएचडी करके इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या है कि आपके पास डिग्री है बहुत ज़्यादा, मगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंडस्ट्री में काम नहीं किए, ठीक है ना। मान लीजिए बीटेक हो गया 4 साल का, उसके बाद आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स आपको पीएचडी में देना है, 6 to 7 ईयर्स, उसके बाद आपको पीएचडी मिलेगा, तब तक आप एक नीश एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कोई कंपनी उस वाले प्रोडक्ट में, जैसे बहुत सारे बायोकेमिकल कंपनी है, ड्रग कंपनी है, सब है ना, तो वो उस हिसाब से आपका साइंटिस्ट वगैरह पोजीशन होता है। बट बियॉन्ड दैट इंडस्ट्री एप्लीकेशन बेस में वो नहीं चाहते, क्योंकि आपको फालतू के लिए, मतलब फालतू नहीं, फालतू इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, आपको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा, जबकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस एक बीटेक वाले का भी नहीं है। बीटेक वाले ने मान लीजिए वो बीटेक करने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, कोई भी एबीसीडी कंपनी, उसके बाद 6-7 साल तक उसने वहाँ पर जॉब किया, और he also accumulate lot of experience, so that guy will be more valued than with a PhD person, क्योंकि PhD को ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। इसका है, इनका 6-7 साल का एक्चुअल एक्सपीरियंस है ग्राउंड में काम करने का, ये सब का। तो बहुत, जैसे मिलिट्री में इसको सराहा जाता है, बहुत सारे हमारे मिलिट्री वाले नेवी से, एयरफोर्स से आते हैं, सो दे आर ओनली बीटेक इंजीनियर्स, बट वो नेवी में मान लीजिए सबमरीन में काम किया है 10-15 साल, उनका एक्सपीरियंस बहुत है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कई पीएचडी होल्डर से ज़्यादा जानते हैं। सेम चीज़ आर्मी में मान लीजिए, वो इंजीनियर है आर्मी में, वो टैंक देखते थे, मतलब बीटेक है, मगर वो टैंक इंजीनियर, उसमें इंजीनियर रेजिमेंट में है, और उसमें 15 साल उन्होंने ये सर्विस दिया है। तो उनका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या फिर जो ये है ना इंजीनियरिंग स्किल्स, कहीं गुना ज़्यादा है जो पीएचडी वाले हैं। पर सर स्कॉलरशिप पर रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो 3 साल की मतलब डिग्री के लिए उनको 8 साल क्यों लग जाता है? वो एक मतलब डार्क रियलिटी भी है। कभी कभी ये होता है कि पीएचडी करने गए तो आप प्रोजेक्ट मोड में कर रहे हैं, तो आप आपके सुपरवाइजर के प्रोजेक्ट स्टाफ है काइंड ऑफ, तो यू आर एक्चुअली वर्किंग इनटू दैट प्रोजेक्ट, समवन से प्रोफेसर, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसा करते हैं, मगर बहुत लोग करते हैं। हमारे देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं, कि मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी उस प्रोजेक्ट में से मैं 10 पीएचडी निकलेगा, 20 एमटेक निकलेगा, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 6 साल का प्रोजेक्ट है, या फिर 10 साल का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो प्रोजेक्ट जब तक चलेगा वो काम करने वाला चाहिए ना, वो अभी वहाँ पर नौकरी कर रहा है, मतलब उसको उस हिसाब से तनख्वाह नहीं देना पड़ रहा है। मान लीजिए आप एमटेक, आपका डिग्री क्वालिफिकेशन एमटेक करके तो पीएचडी कर रहे हो, तो आप पीएचडी अगर कर रहे हो तो पीएचडी का स्कॉलरशिप को मिल रहा है, फिर मैं आपको क्यों पैसा दूँ? तो उस हिसाब से है ना। जबकि अगर मैं सेम स्किल सेट वाला एक कोई बंदा मैं हायर करूँ प्रोजेक्ट स्टाफ, उसको मेरे को 40,000 तनख्वाह देना, हाँ, आराम से। तो ये है ना। तो अगर मैं उसको ज़्यादा दिन तक रोक सकूं कि 3 साल की जगह में 5 साल 8 साल, तो मेरा तो प्रॉफिट है ना। मेरा तो जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का काम, क्योंकि सेम स्टूडेंट वही कर रहा है। अच्छा, वो पीएचडी लेके निकल गया, सेम स्टूडेंट, मान लीजिए एक स्टूडेंट किसी भी लैब में वो प्रोजेक्ट स्टाफ है, मतलब प्रोजेक्ट में पीएचडी कर रहा है, पीएचडी मिल गया, सेम लैब में सेम काम, सेम ऑफिस आवर, सेम थिंग, वो अगर फिर से रीजॉइन करे एज ए पोस्ट डॉक, उसका सैलरी हो जाएगा 65,000। अच्छा। पोस्ट डॉक का सैलरी है भाई, तो उस हिसाब से क्यों दें? ये तो ये आपका तो प्रोफेसर का तो ये हो जाएगा। हाँ, पर ऐसा अब्रॉड में होता है क्या? बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत जगह में होता है, जहाँ जहाँ होता है, और इस हिसाब से वो लोग इंडियंस को ट्रस्ट करते हैं। मैं देश का नाम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियंस में वो एक एजिलिटी है, एक रेजिलियंस है,
आप मान लीजिए मैंने देखा है कि इंडियंस का एक वो होता है ना कि हम लोग एक तो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाकू होते हैं। एक होता है कि हम लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियंस बहुत कम ही होते हैं, मैं इंडियंस का बात इसलिए मैं आई एम वेरी प्राउड कि इंडियंस जो भी बाहर जाते हैं दे आर नॉट इनटू नेफरियस एक्टिविटी, चोरी करना, ये सब पॉकेटमारी करना या फिर उल्टा सीधा काम करना, दो नंबरी करना, ये सब नहीं करते इंडियंस, नहीं करते। इंडियंस जो भी जाते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। और उनका माइंड क्लियर है, उनको गए तो डिग्री लेके आनी है इनको बस। और उसमें क्या है, मान लीजिए एक लैब में आपने एक इंडियन को स्कॉलरशिप दे के रखा है, और एक आपने पाकिस्तानी को रखा है, और एक आपने अफ्रीकन कोई भी कंट्री से रखा है। तो एक तो अफ्रीकन के साथ अगर थोड़ा सा अनबन हो गया, थोड़ा सा आपने चिल्ला दिया, वो छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है? मेक्सिकन, पेरू से अगर लोग आता है, वो उनका लाइफ अलग, वो टॉलरेट नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। इंडियन पकड़ के रखेगा कि सर आप ही भगवान हो। वो एक्स्ट्रा टाइम भी देगा वहां पर, संडे को भी आएगा। ये सब टेस्टिंग 100 साल से हो गया है कि इंडियंस को मैं अगर ओवर टाइम कराता हूँ वो कुछ नहीं बोले। तभी स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है इंडियंस को। मिलता है, इंडियंस का दिमाग भी बहुत अच्छा है। और हाँ, कुछ लोग उसमें करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मगर बोलता हूँ ज़्यादातर इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे मानसिकता के होते हैं कि मैं वहाँ पर गया हूँ फलाना लैब में, चाहे कुछ भी हो, मेरे को डिग्री लेके वापस आना है। ठीक है ना, मेरे को 3 साल में लौटना था, मेरे को 6 साल भी रुकना पड़ रहा है, फिर भी मैंने ये देखा है कि मान लीजिए एक एक लैब में ऐसे हैं, बहुत जगह एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। तो 2 भाई को मैंने देखा था, बहुत सारे दोस्त भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, एक साथ रहते हैं, 5 या 6 लोग रह रहे हैं, तो एक दूसरे का मदद करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए 6 में से 2 को स्कॉलरशिप मिल रहा है एक सेमेस्टर में, तो वो 2 लोग करेंगे क्या, खाना वाना सब खरीद के लेके आएंगे, खाने का सामान ये सब। और बाकी जो लोग जिनका इनकम नहीं है, दे आर ऑल्सो शेयरिंग ना, तो वो अपना श्रम देते हैं, मान लीजिए बर्तन मांजना, खाना पकाना, कंट्रीब्यूशन देंगे अपना वहाँ। तो सब लोग एक एक साथ रह रहे हैं। और ये विदेश में बहुत होता है, बहुत कॉमन है, सबको सेम टाइम में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, मगर उनको सबको पता है कि इसको भी रहना है यहाँ पर, मेरे को भी रहना है, तू भी रहे मैं भी रहूँ, तो दोनों का काम चले, तो इस हिसाब से। तो साथ में रह सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन में होता है, ये बाकी जगह में बहुत, बाकी देश में बहुत, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई, वही मैं बोल रहा था, अफ्रीकन से या फिर मेक्सिको, पेरू, ये सब जगह से। तो इसीलिए इंडियंस को बहुत सराहा जाता है कि इनको भी पता है कि इंडियंस अगर आएगा और डिग्री लेके निकलेगा, ठीक है ना, कल को मेरा फंडिंग बंद हो गया फिर भी वो लगा रहेगा, वो बिना तनखे के भी काम करेगा। मगर क्योंकि उसका डर है ना कि मैं 3 साल पे, मैंने ये भी देखा है बहुत लोग लड़ते भी हैं जो छोड़ दिया, उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो पीएचडी एक्सपीरियंस बिना सर्टिफिकेट के वो बेमायने का है। इट मेक्स नो सेंस, इट इज नॉट काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। वो कहीं पे आप फिर से पीएचडी ज्वाइन करेंगे तो आपको डे 1 से स्टार्ट, डे 1 से स्टार्ट वो एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर मान लीजिए वो 3 साल आपने कहीं पे नौकरी किया है, नौकरी फिर भी काउंटेड है कि आपका एक्सपीरियंस है। पीएचडी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जब तक आपका डिग्री मिलने के बाद, हाँ आपने 4-5 साल उसमें रिसर्च किया है दिस थिंग, वरना बिना डिग्री के वो तो बोलेगा कि इसे नेगेटिव एक्सपीरियंस, हाँ, नेगेटिव एक्सपीरियंस। क्योंकि आपने छोड़ दिया ना किसी भी कारण बस, और आपका ही ब्लेम आएगा। सर, जैसे आपने यू ट्रैवल अ लॉट और आपके ने इंटरनेशनल स्टडी भी करी हुई है, अगर आपको मौका मिलता है यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट फाइन डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने का, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं चाहता हूँ इसमें पहले हम लोगों ने प्रपोज भी किया है, अभी तक होल्ड में है, कि मास्टर्स चालू करना। अभी ह्यूमैनिटीज़ में पीएचडी है सिर्फ, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट टू हैव अ मास्टर्स, इवेंचुअली मास्टर के साथ नेक्स्ट स्टेप विल बी हैविंग एन इंटीग्रेटेड एमटेक एंड जो हमारा मास्टर ऑफ आर्ट्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है बीटेक वाले बच्चे जो इसमें करियर परसू करना चाहते हैं, डिज़ाइन में है। जैसे मान लीजिए कोई बीटेक वाला बच्चा है हमारा, तो वो डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो उसको कोई अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकता है, और सिर्फ कुछ कोर्स लेने पड़ेंगे। तो और उसका जो 4 साल का, तो क्या होता है, जैसे 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमडेस, वो इंटीग्रेटेड हो जाता है, तो 5 साल का हो जाता है। तो टोटल 5 साल का कोर्स होता है, और कुछ उसको कोर्स वगैरह लेने होते हैं, वही बस, और थीसिस लिखना पड़ता है, वो कोई सुपरवाइजर के अंडर। मैंने भी कराया, मैंने भी 3-4 गाइड कराए, तो ऐसे बीटेक एमडेस, तो उनको जब ग्रेजुएशन के टाइम पे 2 डिग्री मिलता है, तो बीटेक प्लस एमडेस, एंड उनका जो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास बीटेक भी है कोई भी सब्जेक्ट में, और एमडेस भी है। तो ये हम लोग फाइन आर्ट में भी चालू करना चाहते हैं, दैट विल बी आवर पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप। जैसे एक बार मास्टर्स चालू हो गया, देन वी कैन ऑल्सो हैव कोई बच्चा अगर मान लीजिए यहाँ से निकल के फिल्म मेकर बनना चाहता है, या फिर कोई एड एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर मतलब
उस हिसाब से ग्रो करना चाहता है, तो दे कैन ऑल्सो परस्यू दीज थिंग्स। सो अलग से बाहर जाके उसको कोई अलग से एग्जाम, क्योंकि निकल के फिर आपको सीट देना पड़ेगा, या फिर अगर डिज़ाइन में भी अगर आपको करना है तो दीज अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो देयर। तो इसमें क्या होगा, वी कैन, और एनी डे वी कैन एक्सपेंड, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं रेगुलर, वो आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी में ये सब चीज़ों को लेके पढ़ना चाहते हैं, नॉट ओनली इन एजुकेशन एकेडमिया, जैसे इसके अलावा भी बहुत एप्लीकेशन बेस जो है, बहुत सारे एड एजेंसीज हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज। वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं मतलब। यस। Hello guys, this podcast is not over. You have to wait because this is the part 1 and you have to wait for part 2. I need your like, comment and share because आपका एक like, एक comment, एक share बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हम लोग के आने वाले न्यू गेस्ट के लिए. So thank you so much for being here.